पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आखिरकार सुबह से जिन तस्वीरों का इंतजार हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को था और हमारे प्यारे भटके हुए मासूम अंधभक्तों को था, वो तस्वीरें असल में उनके अब्बा की आ चुकी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो कि G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। और वहां पहुंचे तो देश के प्रधानमंत्री का डंका किस तरीके से बजा है, उस तस्वीर को हम देख चुके हैं। जहां भव्य स्वागत हुआ, ये बताने की कोशिश की गई, पर उस तस्वीर के पीछे की जो कहानी थी, किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को, वो भी आपके सामने रखी। पर यहां कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के दिग्गज राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले हैं। और इस तस्वीर का इंतजार गोदी मीडिया को था कि असल में किस तरीके से स्वागत होगा। और हमारे गोदी मीडिया कमेंट्री करते हुए दिखाई कि देखिए, मोदी जी के आते ही बाइडेन एक टांग पर खड़े हो गए और एक टांग पर खड़े होकर के उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है खासतौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमिल मैक्रा की। इमिल मैक्रा हाथ पकड़ करके काफी देर तक देश के प्रधानमंत्री को निहारते रहे। ये हमारा गोदी मीडिया हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं आप तीसरे उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो, जिनसे देश के प्रधानमंत्री मिले और हाथ पकड़ करके मंच पर जस्टिन ट्रूडो देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के गए। यह स्क्रिप्ट जो है बताई जा रही है, पर स्क्रिप्ट के पीछे की असली कहानी क्या है, इसे जानना और समझना जरूरी है। G7 शिखर सम्मेलन में सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं हो रहा है, इन तमाम नेताओं का विरोध हो रहा है। जहां यह बात खुल करके सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है, यह G7 शिखर सम्मेलन सिर्फ फोटोशूट बन करके रह गया है। किस तरीके से काम किए जाएं, किस तरीके से कदम उठाए जाएं, इसके बारे में विचार नहीं किया जाता, जिसको लेकर के जर्मनी के और तमाम सोशल एक्टिविस्टों का गुस्सा फूट पड़ा है। G7 शिखर सम्मेलन को लेकर के किस तरीके से विरोध के सुर तेज हो रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जर्मनी के बेवरिया राज्य में जहां इस बार G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसी के पास इस बैठक के लगभग 900 विरोधी भी जुटे हैं। उनके हाथों में कई तरह के बोर्ड हैं, जिन पर लिखे नारे कुछ इस तरह हैं। हर कोई G7 के खिलाफ उनका सिस्टम युद्ध और संकट लेकर आता है, या फिर यहां पर हमारी मुलाकात साम्राज्यवाद से होती है। स्टॉप G7। एलमाऊ नाम का संगठन दुनिया के 7 प्रभावशाली देशों के नेताओं का विरोध करने के लिए जुटा है, क्योंकि इन नेताओं के फैसले बहुत व्यापक प्रभाव वाले होते हैं। इन 7 अमीर और औद्योगिकृत देशों में दुनिया की सिर्फ 10% आबादी रहती है, लेकिन उनके फैसले 90% आबादी को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये फैसले कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते। प्रदर्शनकारी क्रिस्टोफर ओल्क कहते हैं कि इस सम्मेलन में पृथ्वी के निचले दक्षिणी हिस्से से कोई नहीं है। भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, श्रृंगेल और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को सम्मेलन में दूसरे दिन आमंत्रित किया गया। ओल्क मानते हैं कि इन नेताओं को सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उनके देशों में ऐसे कच्चे माल हैं जो ऊर्जा के भूखे इन अमीर देशों के काम आ सकते हैं। यहां विरोध जताने वाले यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन की बात भी करते हैं। एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि हम उन्हें अपनी पृथ्वी और हमारा भविष्य तबाह नहीं करने देंगे। बाद में सब प्रदर्शनकारी मिलकर जुलूस निकालते हैं। सुरक्षा कर्मियों के घेरे में वे नारे लगाते हुए सिटी सेंटर तक जाते हैं। ये सब गार्मिश पोर्टनक्रेशन में हो रहा है, जो G7 शिखर भेंट के आयोजन स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर है।
सम्मेलन की शुरुआत में G7 नेताओं ने विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया। इसके लिए $600 अरब की राशि जुटाने की बात हो रही है, जिससे जलवायु संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कदम उठाए जाने की बात हो रही है। इस मौके पर जर्मन चांसलर उल्फा शॉल्स ने कहा, इससे G7 देशों की एकता पता चलती है। यूक्रेन युद्ध के बीच G7 देश एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन सम्मेलन के पहले ही दिन खबर आई कि रूस ने यूक्रेन के मामले पर मिसाइलें दागी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमें एकजुट रहना होगा। साफ तौर पर अपने इस कथन के जरिए वे मॉस्को में बैठी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सख्त संदेश देना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का संदेश देने के लिए क्या वाकई एल्माऊ में इस तरह का भव्य आयोजन करने की जरूरत थी? सिर्फ 48 घंटों के लिए दुनिया के बड़े राजनेता यहां पहुंचे, जिनके साथ उनका बड़ा अमला होता है। पहले वे विमान से म्यूनिख आए, फिर हेलीकॉप्टर से उड़कर शोल्स एल्माऊ होटल पहुंचे, जहां वे दुनिया की चहल पहल से बहुत दूर है। इस पूरे आयोजन की सुरक्षा में 18,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और पूरे आयोजन का खर्च लगभग 18 करोड़ यूरो है। वन जर्मनी नाम की संस्था के साथ काम करने वाले शेरविन सईदी कहते हैं, अच्छी बात है कि राष्ट्र और सरकारों के प्रमुख एक दूसरे से बात करें, लेकिन उन्हें अपने वादे भी पूरे करने चाहिए। वे बताते हैं कि जर्मनी की G7 अध्यक्षता के दौरान 2015 में हुए शिखर सम्मेलन में वादा किया गया था कि 2030 तक 50 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जाएगा, लेकिन सईदी कहते हैं कि गरीबी में फंसे लोगों का आंकड़ा 2017 से बढ़ता ही जा रहा है। उनके मुताबिक 2022 में हमारे पास पहले से 15 करोड़ ज्यादा लोग हैं जो कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। क्या इसके बारे में G7 शिखर सम्मेलन के जो नेता जुटे हैं वो सोचेंगे? युद्ध, भूख, जलवायु और कोविड, इससे पहले कभी एक साथ सम्मेलन के सामने इतनी चुनौतियां नहीं थी जितनी इस बार है। यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई और भुखमरी बढ़ रही है। इसकी वजह से जलवायु संकट से लोगों का ध्यान हट रहा है। हालांकि सूखे और तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि के दुष्परिणाम सब जगह पहले से ही स्पष्ट दिख रहे हैं, जहां साफ तौर पर विरोधकारी ये बता रहे हैं कि भारत हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, उनको चारे की तरह इस्तेमाल करने का काम ये G7 के अमीर देश कर रहे हैं, जो कि अपने इशारों की कठपुतली पर उन देशों को नचाना चाहते हैं ताकि उनकी चीजों पर अपना हक जता सकें। जो विरोध के सुर लगातार तेज हो रहे हैं, पर इन विरोधों का जो तरीका है उसे दबाने की कोशिश तमाम मीडिया द्वारा की जा रही है, पर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये G सम्मेलन सिर्फ पुतिन को आईना दिखाने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग कर दी गई है? और अगर ये मीटिंग रखी गई है तो जो वादे पिछले G सम्मेलन में किए गए थे वो अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए हैं? यहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तस्वीरें तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साझा करने के लिए तमाम बातें बताई जाएंगी, पर जो हकीकत है, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर बात कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हर एक सवाल को मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।